तस्लीक उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, धर्मा गार्जियन जापान के साथ में करते हैं, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। फिर जापान के साथ और भी करते हैं, इसका नाम है वीर गार्जियन हो गया, चाहे धर्मा गार्जियन हो गया, या सिन्यू मैत्री हो गया, ये सब हम किसके साथ करते हैं, जापान के साथ में करते हैं, आपको ध्यान में आनी चाहिए। हरिनो शक्ति मलेशिया के साथ करते हैं। और आपको जितना एक्सरसाइज आता है डिफेंस रिलेटेड में सब बता दिया हूँ बिना टाइम पास किए हुए। और फिलीपींस जो एक्सरसाइज ये है ऑपरेशन के मामले में, जो ऑपरेशन सिंधु हाल ही में हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, ऑपरेशन सिंधु जो इवेक्यूएट जो इंडिया किया था, वो मैं बता रहा हूँ कि कौन सा ऑपरेशन के थ्रू किया था। ईरान और इजराइल में जो वार हुआ था तो ऑपरेशन सिंधु करके हम लोग इवेक्यूएट किए थे, ठीक है। आप याद रखिएगा। फिर ऑपरेशन अजय किए थे जब इजराइल चुराना था। ऑपरेशन अजय से आप क्या ध्यान में रखिएगा, इजराइल से आयरन डोम में ध्यान में रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा भी। फिर देव शक्ति किसका है, अफगानिस्तान, याद रखिएगा। ऑपरेशन देव शक्ति से अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन कावेरी सूडान आनी चाहिए आपको ध्यान में, ऑपरेशन कावेरी से सूडान ध्यान में आनी चाहिए। समुद्र शक्ति से इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति से क्या ध्यान में आनी चाहिए, इंडोनेशिया। फिर संकट मोचन से क्या ध्यान में आनी चाहिए, साउथ सूडान, संकट मोचन से क्या ध्यान में आनी चाहिए, साउथ सूडान। ऑपरेशन राहत किसके लिए किए थे, यमन, ऑपरेशन राहत यमन ध्यान में आनी चाहिए। ऑपरेशन मैत्री नेपाल के साथ किए थे, ऑपरेशन मैत्री किसके साथ किए थे, नेपाल के साथ। और ऑपरेशन सुकून किसके साथ किए थे, लेबनान के साथ, ऑपरेशन सुकून लेबनान के साथ किए थे। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार के साथ किए थे, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के साथ किए थे। और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल और हमास के बीच में जो हुआ था, इजराइल जो हमास पे किया था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। राइजिंग लायन भी ध्यान में चाहिए, जब इजराइल और ईरान के बीच में हुआ था, इसमें इजराइल किया था ईरान पे, तो उसका उस ऑपरेशन का क्या नाम था, राइजिंग लायन। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु सबको ध्यान में आनी चाहिए क्या, ईरान और इजराइल का था। फिर ऑपरेशन अजय से इजराइल ध्यान में आनी चाहिए, सब इंडिया का, जो इंडिया मतलब जो हम लोग किए थे। ऑपरेशन गंगा से यूक्रेन ध्यान में आनी चाहिए, ऑपरेशन संकट मोचन साउथ सूडान ध्यान में आनी चाहिए, ऑपरेशन देव शक्ति अफगानिस्तान ध्यान में आनी चाहिए, यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा ध्यान में आनी चाहिए, ऑपरेशन मैत्री नेपाल के लिए ध्यान में आपको आनी चाहिए। फिर ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए किए थे, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं मिसाइल के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। Jurisdiction of Supreme Court in appeal from High Court in certain cases में, अगर हाई कोर्ट में फैसला नहीं सुनाता है तो हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आर्टिकल 125 को ध्यान में आनी चाहिए। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 121 ध्यान में आनी चाहिए। जो 134 में क्या है, एपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड क्रिमिनल मैटर 134 में बताया गया, के बारे में बताया गया। ये सब पार्ट 8 में 239 से 241 के बीच में यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ में पंचायत के बारे में बताया गया। पार्ट 9 ए में 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया। पार्ट आई बी एक्स बी 243 जेड से 243 जेड टी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया। ये सब आप लोग देख लीजिए। आर्टिकल 352 में क्या बताया गया, उसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को बताना चाहिए, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी बताया गया। आर्टिकल 323 ए और 323 बी में ट्राइब्यूनल के बारे में बताया गया, बुलाना पड़ेगा। अब समझते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ओनली सेंट्रल रूल बनाती है, स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट बनाती है, अगर पार्लियामेंट का इंटरेस्ट होगा तो बना सकती है। कॉन्करेट लिस्ट में यूनियन सेंटर और स्टेट मिलकर रूल बनाता है कॉन्करेट लिस्ट में, बहुत बढ़िया। इसका एग्जांपल एनडीए सिटी और सीपीएल में आया हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि बता नहीं सकते शब्दों में, आपको देखने को फिर से रिपीट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एनडीए और सीपीएल में, दिस इज माय गारंटी, इस पेज से आपको मिलेगा तो मिलेगा। समझते हैं, हम पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट के एग्जांपल के बारे में, ध्यान सुनिएगा। डिफेंस में देखिए, याद करना है, डिफेंस में स्टेट रूल बना सकता है, नहीं बना सकता है, तो वही जो सेंटर बनाएगा तो उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। यूनियन लिस्ट एग्जांपल को बनाएगा, डिफेंस रूल आ गया, कंटेम्प्ट एरिया हो गया, आर्म्स हो गया, सीबीआई, फॉरेन अफेयर्स, वार, एक्सटर्नल सिटीजनशिप भी यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। एक्सट्राडिक्शन एक्ट एग्जांपल देगा, बताइए इसमें कौन सा यूनियन लिस्ट एग्जांपल है। प्रीक्लेम आउटसाइड इंडिया और रेलवे सब यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। बैंकिंग, पोर्ट, फिशिंग, ओपीएम, इंश्योरेंस आया हुआ एग्जाम में, इंश्योरेंस है आपका यूनियन लिस्ट एग्जांपल, सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन, जो इंश्योरेंस है आपका यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, चाहे लॉटरी हो गया, ये सब यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में कौन एग्जांपल में आ जाएगा समझिए, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, एक्सट्राडिक्शन, पिलग्रिम्स, रेलवे, बैंक के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, सेंटर में लिखते हैं, पब्लिक हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फिर सैनिटाइजेशन, पिलग्रिम हो गया। इनसाइड में, आउटसाइड में होगा तो यूनियन बनेगा, और इनसाइड में होगा स्टेट के अंदर में तो स्टेटस बनेगा। म्यूजियम हो गया, कम्युनिकेशन रोड हो गया, ब्रिज हो गया, वाटर इरिगेशन हो गया, चाहे गैम्बलिंग हो गया, टैक्स के बारे में हो गया, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, स्टाम्प ड्यूटी, नहीं स्मॉल टैक्स इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ ना, इसी करके इलेक्ट्रिसिटी आई बाई डी है, इलेक्ट्रिसिटी स्केलर क्वांटिटी है, जो कंडक्टर लोग फॉलो नहीं करता है। स्टाम्प ड्यूटी भी आपका स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट एग्जांपल समझो। पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, सैनिटाइजेशन, पिलग्रिम, इनसाइड, लिकर, दारू के बारे में या फिर बन की ऐसे रखेगा। लॉटरी, म्यूजियम, कम्युनिकेशन रोड, एग्रीकल्चर, वाटर, इरिगेशन, मेडिकल
फॉरेस्ट आया, ये आया था, जो फॉरेस्ट है कॉन्क्रीट में आ जाएगा, फॉरेस्ट किस में आ जाएगा आपका, कॉन्क्रीट में आ जाएगा, फॉरेस्ट किस में आ जाएगा एग्जांपल में, कॉन्क्रीट लिस्ट में आ जाएगा। मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, ये सब का कॉन्क्रीट लिस्ट का एग्जांपल है। देखिएगा हम समझते हैं शेड्यूल के बारे में, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वही मैं करवा रहा हूं, समझिए। स्पीकर को देगा, मान लो कि स्पीकर को सैलरी डिसाइड करवाना है, तो इसमें करेगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है, आगे बढ़ाएंगे आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, रुकिए इसके लिए हम बात करें सैलरी के बारे में। स्पीकर का सैलरी कौन डिसाइड करता है, मतलब सैलरी किसमें होता है, स्पीकर का जो सैलरी होता है आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। सर स्पीकर को डिजाइन करना है तो डिप्टी स्पीकर को देगा, डिप्टी स्पीकर को डिजाइन करना है तो स्पीकर को देगा। बहुत बढ़िया। स्पीकर को मानिए कि रिमूव करना है, उसको के लिए इसके लिए आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करवाना होगा, समझिए इलेक्शन में दिया होगा बाय मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्पीकर को रिमूव करवाना है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी या बाय मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स, तो 14 दिन का नोटिस देना होगा, उसमें स्पीकर डिसाइड नहीं करेगा, वोट में पार्ट ले सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। मानो स्पीकर को हमको हटाना है, रिमूव करना है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होगा, बाय मेजॉरिटी या एग्जाम में देगा ऑप्शन में बाय मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स, ये सही है। 14 दिन का नोटिस दीजिए, उसमें स्पीकर डिसाइड नहीं करेगा लेकिन वोट में पार्ट ले सकते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। ये समझिए एमपी जब एब्सेंट कितना दिन होता है, 60 दिन तक एब्सेंट होगा एमपी, 60 दिन तक लगातार 2 महीने एब्सेंट होता है, तो स्पीकर बोलेगा कि जाइए आपका काम हो गया, नहीं आना है, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट बोलेंगे कि इसे देखिए आपका बाइंडिंग नहीं होता है, याद रखिएगा बाइंडिंग नहीं होगा, स्टेट का बाइंडिंग नहीं होता, उससे पूछना जरूरी है। हम योगी जी से पूछ लेंगे कि न्यू स्टेट पार्ट बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 अल्टर बाउंड्री चेंज करता है, आर्टिकल 2 करेगा आपका प्रेसिडेंट रिजोल्यूशन करता है, ठीक है। प्रोलॉग क्या हो रहा है समझिए, प्रोलॉग में आपको विंटर सेशन मिलेंगे, बजट सेशन मिलते हैं, मानसून सेशन मिलते हैं, समझिए जब एक सेशन का एंड होता है तो प्रेसिडेंट फिर चालू करता है, मानिए विंटर सेशन खत्म हो गया, फिर बजट सेशन आना है, तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ना कि स्पीकर। अरे देखना इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। हम बात करें डिसोल्यूशन और प्रोलॉग के बारे में, तो डिसोल्यूशन में प्रेसिडेंट करेंगे, डिसोल्यूशन क्या करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, बहुत बढ़िया, आपने बताया प्रेसिडेंट डिसोल्यूशन करेंगे। प्रोलॉग क्या होता है सर, प्रोलॉग में आपको विंटर सेशन, बजट सेशन और मानसून सेशन देखने को मिलता है, लेकिन जब एक सेशन एंड होगा दूसरा एंड चालू करना होगा तो प्रेसिडेंट करेंगे, ना कि स्पीकर करेंगे, बहुत बढ़िया। यानी बजट सेशन है, विंटर सेशन करना है तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। एडजर्नमेंट समझिए, एडजर्न में क्या होता है कि टाइम बताया जाता है कि आज की सभा कल तक चलेगा, आज की सभा कल तक चलेगा। एडजर्नमेंट सेंड क्या होता है कि इनफाइनाइट टाइम के लिए, और एडजर्नमेंट सेंड का मतलब होता है कि इनफाइनाइट टाइम, इसमें आपको समय नहीं दिया जाता है। एडजर्नमेंट में समय दिया जाता है, एडजर्नमेंट में समय दिया जाता है, लेकिन एडजर्नमेंट सेंड में आपका समय इनफाइनाइट टाइम के लिए होता है, नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर वोट में जो है वोट नहीं देता है, लेकिन मानिए टाई हो गया तो तब वहाँ ये बना दिए, एक ग्रुप बी बना दिए, ग्रुप ए बोला कि 10 खाना है, ग्रुप बी बोला 10 खाना है, रहता है, तब दोनों लोकसभा राज्यसभा। बिल में क्या होता है समझिए, लोकसभा में तो डिजल्व होता है लेकिन राज्यसभा में नहीं होता, ये समझिए। बिल अगर पेंडिंग हो, बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग हो तो लैप्स कर जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटीएस का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, हम आपको नोट्स के थ्रू बना रहे हैं, समझिए। बिल में क्या होता है समझिए, अगर लोकसभा में पेंडिंग हो, लोकसभा में पेंडिंग है फिर भी बिल लैप्स कर जाएगा, बहुत बढ़िया। तो लोक में लैप्स नहीं, लोकसभा में पेंडिंग है बिल लैप्स कर जाएगा, तो ठीक है। लोकसभा का रूल्स में चलता है, लोकसभा हमेशा आपको होता है, याद रखिएगा। इसमें डिसाइड कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं, और मानिए लोकसभा के स्पीकर का तबीयत खराब हो गया तो कौन करेंगे, डिप्टी स्पीकर करेंगे। लोकसभा के स्पीकर का तबीयत खराब हो गया तो कौन करेंगे, डिप्टी स्पीकर करेंगे, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, वीडियो से आया हुआ है क्वेश्चन, चेयरमैन कौन होता है, एक्सोसिएट होता है, याद रखिएगा। सर आपने बताया जो ज्वाइंट सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट समन करता है, लोकसभा का जो स्पीकर होंगे प्रेसाइड करेगा, एनडीओ जैसे डिप्टी स्पीकर करेगा, डिप्टी स्पीकर विधानसभा चेयरमैन करेगा। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं बता रहा हूं, बूथ हाउस से पास करवाना होगा, बूथ हाउस मतलब लोकसभा सभा से जनरल डिस्कशन होता है, कमी कर रहे हैं आप, वो राइट बोल दिए नो, अगर नो बोल दिए तो मतलब समझिए वो एब्सोल्यूट मेरा यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम निकल होता है, तो हो गया सस्पेंसिव वीटो। पॉकेट वीटो क्या आ जाएगा था आपके पापा ने, पार्लियामेंट से पढ़ाया था ना क्वेश्चन, पार्लियामेंट बिल में प्रेसिडेंट को आपको हां बोलना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट ना नहीं बोल सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से इसमें पास होगा, लोकसभा का भी समझ लिया जाएगा और राज्यसभा का भी समझ लिया जाएगा, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट अमेंडमेंट समझिए, अब समझते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिपीट आता है मनी बिल, फाइनेंशियल बिल समझिए। मनी बिल आर्टिकल 109 में भी 110 में मेंशन, ठीक है। मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं वही लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा का मानो कोई बिल होता नहीं है, ये देखिए मनी बिल में राज्यसभा कोई काम नहीं है, मनी बिल में इंट्रोड्यूस कौन करता है, वही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। मनी बिल डिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर जो है अब डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है कि नहीं। राज्यसभा का सजेशन लिया जाता है, मनी बिल में राज्यसभा का हम सजेशन लेते हैं, लेकिन मनी राज्यसभा का मन नहीं है मनी बिल पास करने का, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। 14 दिन उसके पास समय दिया जाता है, कितना दिन, 14 डेज समय दिया जाता है राज्यसभा के पास में। अगर राज्यसभा ना चाहे हाँ उनमें से कुछ नहीं बोल रहा है तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, समझिए। हम बात करें मनी बिल में आर्टिकल और नहीं कुछ बोल रहा है ऑटोमेटिकली बिल पास हो जाएगा। मनी बिल में जॉइंट सेशन नहीं होता है, जॉइंट सेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होता, याद रखिएगा बनाया। मनी बिल में भी जॉइंट सेशन पास भी सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट बनाएगी, ओनली स्टेट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है रूल बुक में मेंशन है, क्वेश्चन स्टार्ट में जो है वो एग्जाम में बढ़िया दिखा रहा है। एक होता है लास्ट होता है सेंसर मोशन, समझिए क्या होता है सेंसर मोशन, एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर के पास लगता है, नीड नॉट रिजाइन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, याद रखिएगा, नहीं राइट टू वोट आर्टिकल 166 में मेंशन, ठीक है। एक होता है पब्लिक अकाउंट, वो भी आर्टिकल 166 में मेंशन है। एक है कंटिन्यू जो निकलता है, राज्यसभा डिस्कस कर सकता है लेकिन वोट नहीं करेगा, याद रखिएगा। वोटिंग ऑन डिमांड होगा, वोटिंग इंडिया का सीट था 93 स्टेट का सीट था, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। क्या होता है जो गवर्नर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट होता है, याद रखिएगा। गवर्नर जो आर्टिकल से इतना क्वेश्चन सब पूछ दे रहे हैं, जैसे गवर्नर जो पार्डन करेगा आर्टिकल 61 के तहत करेगा, समझिए। गवर्नर
आर्टिकल 153 में मेंशन है। सीडीएस में गवर्नर पूछा है, जब गवर्नर सुप्रीम ऑर्डर करेगा कोर्ट तो आर्टिकल इंडिया 160 को को दिया। ध्यान में नहीं चाहिए। गवर्नर खुद कौन दिलाएगा? सीएजाई दिलवाता है। गवर्नर डिप्लॉयमेंट के सुपर करता है, ध्यान रखिएगा। सीएम को और स्टेट जो मेंबर लोग होते हैं ये जो होते हैं उसको हाई कोर्ट का 6 से 62 ईयर होता है, 6 से 62 ईयर होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का 6 से 65 ईयर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट में क्या होता है समझिए, हाई कोर्ट एक ही वीडियो से देखो ना, रिटर्न किस क्वेश्चन है इंडिया सीरीज में जाके मैं डालूं। का 10 ईयर तक का मिनिमम होना चाहिए, इंडिया का ये पी वाई के पैटर्न पावर जो मेंशन है का हाई गेम कोर्ट का पावर 14 में मेंशन है, 214 में मेंशन है हाई कोर्ट का। हम बात करें हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट यही है 6 से 62 याद रखिएगा। इसमें एडवोकेट और एडवोकेट 3 ईयर का हाई कोर्ट का जज मिनिमम और मानी सुप्रीम कोर्ट का जज ये जगह लिखा है ना, पहले जज 5 इतना ईयर बढ़िया नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। एडवोकेट 10 साल का होना चाहिए मिनिमम। एडवोकेट कितना साल का होना चाहिए? 10 साल का होना चाहिए मिनिमम। इसमें करना कैसे होगा? पहले पार्लियामेंट में जाएगा, फिर स्पेशल मेजोरिटी होगा। राज्यसभा का मिनिमम 50 एमपी चाहिए, लोकसभा का 100 एमपी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को मेंबर को मतलब जो जज है उनको रिमूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए पहले पार्लियामेंट से पार्लियामेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। आया ना सीरीज में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है रिजाइन देगा, प्रेसिडेंट को पोस्ट दिया। सैलरी जो इक्वल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ये फुल टाइम मेंबर नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म मेंशन नहीं होता है। जब चाहेंगे प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में ये बैठ सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पावर है लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन वो डिबेट भी कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, मानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इसलिए लाते हैं क्योंकि ये बताइएगा आप लोग को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अभी जो हाल ही में कौन इंडिया करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 76 में मेंशन है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, पब्लिक पर्स बोलते हैं। सीएजी को क्या बोलते हैं? गार्जियन पब्लिक पर्स बोलते हैं। जो आर्टिकल 148 में मेंशन है, मतलब आर्टिकल 148 में मेंशन है। सीएजी के बारे में आर्टिकल 148 ध्यान रखिएगा, गार्जियन पब्लिक पर्स बोलते हैं। इसको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, याद रखिएगा। और रिजाइन और मानिए क्या रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को ही करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही क्या करता है, याद रखिएगा। इसका जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का जो मानिए केस हो गया वो उलटती है हो सकता है और 130 में ले सकता है। ये एग्जीक्यूटिव होता है, पावर्स का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर्स का प्रेसिडेंट के पास 1/4 मनी की इंपीचमेंट करना है। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट का मनी की इंपीचमेंट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर ये होता है सबसे नीचे ये होता है मानो। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को कोल्ड वाटर के साथ में नहाते हैं, वायलेंटली नहाता है। सोडियम और पोटेशियम नहाता है कोल्ड वाटर के साथ, वायलेंटली नहाता है। कैल्शियम आपको कोल्ड वाटर के साथ में नहाता है लेकिन लेस वायलेंट निकलता है, इसमें हाइड्रोजन बबल निकलता है। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ नहाता है लेकिन आराम से लेस वायलेंट होता है, लेस वायलेंट होता है, हाइड्रोजन गैस बबल होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम नहाएगा वायलेंटली नहा रहा है, इसलिए लोग स्मेल रखते हैं इसको। मैग्नीशियम आपको हॉट वाटर के साथ नहाता है, क्या बोलती है सर? मैग्नीशियम जो होता है हॉट वाटर के साथ नहाता है। एल्युमिनियम जिंक और एफी, एल्युमिनियम जिंक और एफी आपको स्टीम बाथ के साथ नहाता है। एल्युमिनियम जिंक एफी कैसे नहाता है? स्टीम वाटर के साथ नहाता है। लेकिन आपका पीबी हो गया, कॉपर हो गया, एचजी हो गया, एजी हो गया और यू आराम से आ जाएगा। एजी के नीचे पीबी है, पीबी के नीचे कॉपर है, पीबी के नीचे कॉपर है, कॉपर के नीचे एचजी है, एचजी के नीचे एजी है, एचजी के नीचे एजी है और एयू है। लेकिन ये आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगा, आपको याद रखने की जरूरत है। अब समझिए क्या होता है। लीड हो गया, वही कॉपर हो गया, एजी एयू रिएक्ट नहीं कर सकते ना कोल्ड वाटर के साथ, नहीं आपको हॉट वाटर के साथ है। उसके साथ हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। लेकिन रिडक्शन यूजिंग कार्बन ये में आता है, इसमें मेटल मिलेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जब दो मेटल मिलेगा उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। एंडोथर्मिक क्या करता है? इसको हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को ऑब्जर्व करेगा उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। हीट को जो इसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रेडिएशन बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टील में क्या बन रहा है? क्रोमियम बन रहा है, Fe और Na। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम Fe Na रिएक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल क्या प्रोड्यूस करता है? एसिडिक ऑक्साइड। और मेटल क्या प्रोड्यूस करता है? आपका बेसिक एसिड बेस और क्या बोलते हैं? एसिड बेस हो जाएगा। ऑल बेस डोंट डिजॉल्व इन वाटर एक्सेप्ट अल्काली, याद रखिएगा। ऑल बेस डोंट डिजॉल्व इन वाटर एक्सेप्ट अल्काली। टूथपेस्ट में आपका बेसिक होता है, टूथपेस्ट कैसा होता है? आपका बेस होता है, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। बॉडी में इसका पीएच कितना है? 7 से 7.8 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को माइल्ड बेस बोलते हैं और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज करते हैं एंटासिड में, ध्यान में रखिएगा। समझिए, एसिड और बेस मिलता है, एसिड और बेस मिलता है तो साल्ट बनेगा। एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। समझिए कौन सा रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन। पीएच को 14 बोलते हैं, समझिए 0 से 14 के जो सबसे जितना कम बलगम होगा वो आपका हाईली एसिडिक होगा। जैसे 0 हाईली एसिडिक हो गया, 14 मैग्नीशियम का 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसको तो ये लोग देगा। तो हम समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। समझिए नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस आ गया, 3 और 8 मिथाइल फॉस्फोरिक एसिड से क्या है? वीक एसिड एग्जांपल में एसिड क्या है? लेस देन 5.6 को आप एसिड बोलते हैं। लेस देन 5.6 को क्या बोलते हैं? आप एसिड बोलते हैं। तो देखिए कितना लोअर देन 5.5। टूथ इनामेल जो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। टूथ इनामेल जो बना होता है कैसे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। बीटा में नहीं चाहिए। पहले क्या होता है? लेमन जूस, फिर कॉफी, फिर ब्लड, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इससे क्या प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन स्टमक में बढ़कर देता है। कमला में स्कॉर्बिक एसिड होता है, उससे विटामिन सी एनर्जी। टोमेटो में ओलिक होता है, एप्पल में मॉलिक एसिड कितना बढ़ाया हुआ है बोलेंगे। और सी H2 को हल्का इसको आप सिलिक लाइम बोलेंगे। बहुत बढ़िया। नाइट्रिक एसिड
बनता है और Cl2 और H2 बनता है। Cl2 को एनोड पे रखेंगे, H2 को कैथोड पे रखेंगे। इस प्रोसेस को हम क्लोरो अल्काइल प्रोसेस बोलते हैं। सर समझ में समझो। NaCl में जब हम वाटर मिलाते हैं तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जब हम स्लिक लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब हम स्लिक लाइम को याद रखिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। कैसे स्लिक लाइम को हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने में क्या मिलेगा, CaOCl2 को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CaOCl2 का बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोल देंगे? ब्लीचिंग पाउडर का क्या बोलते हैं केमिकल नेम? पर फैक्ट्री में, होटल एंड रिवर ब्लीचिंग में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में याद रखिएगा। इसमें हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग HCO3, बेकिंग सोडा को बोलते हैं NaHCO3, इसको हम सोडा रसगुल्ला बोलते हैं। नहीं चाहिए सोडियम, हम तो क्या क्या मिलता है हमको? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है। सोडा का फॉर्मूला आता है Na2CO3 H2O, इसको आप बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। फिर वाशिंग सोडा को रिएक्ट करवाते हैं विद HCl CO2 गैस इवॉल्व होता है, बहुत बढ़िया। वाशिंग सोडा का यूज करते हैं रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में। वाशिंग सोडा का यूज करते हैं रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में। हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या होता है? पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, उसी को रिमूव करने के लिए आप यूज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से भी हम रिमूव कर सकते हैं। चिली ऑफ ग्लास सोप कितना बॉइल हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। जिप्सम का पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वाशिंग सोडा का पेरिस को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट बोलते हैं। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 H2 होता है, इसको लेबोरेटरी रिएजेंट में, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में, पेट्रोल रिफाइनिंग में, रिमूविंग स्टील में यूज करते ही हैं। बेकिंग पाउडर में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप फॉर्मूला क्या है? NaOH है। ये क्या है? ध्यान में आनी चाहिए, समझिए। होते हैं और स्लिक लाइम को COH2 का हर्बस बोलते हैं। स्लिक लाइम का यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग ऑयल में। सर आपने बताया जो स्लिक लाइम है उसका यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग ऑयल में। रहता है क्या? रखिएगा इंडोथर्मिक में हीट ऑब्जर्व होता है, जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, रैंसिडिटी और क्या करता है? साइनिक फिनिश देता है। बहुत बढ़िया। स्केलेटल केमिकल ब्राउन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है और CuO का कैसा देता है? ब्लैक देता है। CuO का कैसा देगा? ब्लैक देगा। ये और सिल्वर मीटर और क्लोरीन गैस मिल रहा है। बहुत बढ़िया। लीड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होता है 3D होता है। डायमंड टेस्ट कैसा होता है? 3D। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट आपको सॉफ्ट स्लिपरी स्मूदी मिलेगा, गुड कंडक्टिविटी मिलता है, बताए थे। चलो, जो ग्रेफाइट है फिजिकल में डिफरेंट होता है, केमिकल में सेम होता है। ग्रेफाइट में जो होता है सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है? ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, क्लीन फिल्म देता है। सैचुरेटेड कार्बन जो होता है इसमें क्लीन फिल्म देखने को मिलता है और अनसैचुरेटेड कार्बन में आपको येलो और ब्लैक फिल्म मिलता है। अनसैचुरेटेड कार्बन में आपको येलो और ब्लैक CnH2n+2 जो अल्केन इसको बोलते हैं, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपका कैसा कलर देगा? येलो और ब्लैक फिल्म देता है, सैचुरेटेड आपका क्लीन फिल्म देता है। आ जाएगा ये पॉइंट लगेगा। प्लेटियम और निकेल, प्लेटियम और निकेल क्या देता है? आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। बहुत बढ़िया। वेजिटेबल जो आयल है आपका लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन का एग्जांपल है। वेजिटेबल जो आयल है आपका लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन का एग्जांपल है। लेकिन एनिमल जो फैट है आपका सैचुरेटेड कार्बन का एग्जांपल है। एनिमल फैट किसका है? सैचुरेटेड का। वेजिटेबल आयल आपका अनसैचुरेटेड का है। इथेनॉल समझ लीजिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ध्यान देना चाहिए। सोडियम इथेनेट कॉमनली इसको सोडियम एसिटेट भी बोलते हैं। स्टोव को रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस टू गिव ब्लैक अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसिटेट देता है। आपको ध्यान में समझो। सो मिसेल फ्रॉम स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है, याद रखिएगा। आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर, चलिए 1800 जाने थे 114 एलिमेंट मिलेगा। कितना 114 एलिमेंट मिलता है? जब डाउन द ग्रुप होता है, ऑटो से पड़ता है जब डाउन द ग्रुप होता है। 18 वो ग्रुप होता है और पीरियड 7 होगा। 18 वो ग्रुप है, पीरियड 7 होगा। पोलोनियम आपको देखने को मिलता है। रेडियस डिक्रीज तब कब करता है? जब लेफ्ट से आप राइट जाइएगा, लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज करेगा। एयर अर्थ फायर स्काई और वाटर से बना हुआ है। टेंपरेचर बढ़ते हैं तो डिपोजिशन होता है। तो क्या है? बीटा डिसोसिएशन है। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन कैसा है? बीटा डिसोसिएशन है, याद रखिएगा। समझिए, सॉल्यूशन को आप कांट बी सेलेनिक आइट के पास सॉल्यूशन को आप सेलेन दे सकते हैं। कांट बी सेपरेट फ्रॉम इनिशियल बाय मेथड। सॉल्यूशन को आप सेपरेट फिल्ट्रेशन के दौरान कर सकते हैं। एलवाई क्या समझिए? लास्ट ईयर एलवाई आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, याद रखिएगा। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन को आप सेपरेट फिजिकल मेथड द्वारा करते हैं, ध्यान रखिएगा। सब्लिमेशन में याद रखिएगा सॉलिड गैस में जाता है। सब्लिमेशन के एग्जांपल में अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन। कितना बड़ा एग्जाम है? सब्लिमेशन वो सॉलिड गैस में जाएगा। अमोनियम क्लोराइड की डिस्टिलेशन में किस एग्जांपल में जाएगा? टेंपरेचर दोनों है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा
काम है कि देखो नॉर्थ में एंटी क्लॉक घूमेगा और साउथ में क्लॉकवाइज घूमेगा। कोएक्सिस फोर्स जब घूमती है तो नॉर्थ में एंटी क्लॉक घूमेगी। साइक्लोन बनने के लिए आपको कोएक्सिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। कोएक्सिस फोर्स क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि वो नॉर्थ में एंटी क्लॉक घूमता है और साउथ में क्लॉकवाइज घूमता है। इसमें अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए एयर का, ठीक है। साइक्लोन जब विंड, जिसका जो विंड होता है वो इनसाइड मूव करनी चाहिए, ठीक है। बताया साइक्लोन नॉर्थ में एंटी क्लॉक घूमता है, साउथ में क्लॉकवाइज घूमता है। कोएक्सिस फोर्स इक्वेटर पे अब्सेंट होता है। कोएक्सिस फोर्स क्या होता है? इक्वेटर पे अब्सेंट होता है। देखो राइट में कोएक्सिस फोर्स नॉर्थ की ओर घूमेगी, समझो। कोएक्सिस फोर्स राइट में नॉर्थ की ओर घूमती है, लेफ्ट में साउथ की ओर घूमती है। बोलते हैं इंडिया में अटलांटिक बोलते हैं और टॉर्नाडो बोलते हैं। अपने जो होता है इनसाइड मूव होनी चाहिए। साइक्लोन क्या कोएक्सिस फोर्स क्या करता है? नॉर्थ में एंटी क्लॉक घूमता है, साउथ में क्लॉकवाइज घूमता है। साइक्लोन बोलते हैं इंडिया में, अटलांटिक में बोलते हैं, समझो। समझते हैं टाइड्स के बारे में। किसके बारे में? टाइड्स के बारे में। और सन का होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ध्यान में रखिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर फोर्स लगाती है। सेंट्रीपिटल में फिजिक्स में पढ़ाए थे, जब गाड़ी मुरारी पे जाता है तो जो जाता है सेंट्रीफ्यूगल सन का इस पे डिपेंड होता है। ब्रेकिंग मतलब पास होता है। ब्रेकिंग मतलब पास मतलब 3 जून को होता है। अपोजिंग मतलब दूर होता है, मतलब 4 जुलाई को होता है, याद रखिएगा। ब्रेकिंग मतलब पॉइंट होता है जब मूवमेंट होता है वाटर का, कोई मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट, उसी को सॉरी बोला जाता है। एक होता है स्प्रिंग, समझो। सन मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। स्प्रिंग टाइड के लिए सन मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। इसमें आपको न्यू मून और फुल मून दोनों मिलेगा, बहुत बढ़िया। निप टाइड में 90 डिग्री होनी चाहिए, 7 डेज का गैप होनी, बस इतना आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो इप के बारे में समझो। गैप बिटवीन हाई टाइड और लो टाइड के बीच में मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो सर्च हो जाता है टर्मिनल टाइड, समझो। टर्मिनल टाइड में 1 हाई टाइड आएंगे और 1 लो टाइड आएंगे। सर आप समझो सीजी की कंजक्शन क्या होता है। ये एनडी में होगा सन मून अर्थ। सन मून अर्थ कैसे लगेगा? सन मून अर्थ और सोलर इलिप्स होगा तो सीजी कंजक्शन होगा। और सीजी की अपोजिशन में क्या होता है समझो। सन मून अर्थ होगा लेकिन लूनर इलिप्स होता है, यहाँ पे फंसाएगा। इसका टाइड्स का जो गैप होता है आपको 12 घंटा 26 कॉन्टेक्स्ट में मैं बताया हूँ। और सन के में पेरिहिलियन और वाटर कॉस्मिक बताया अपने सर कि क्या सर आपने बताया अर्थक्वेक में हाइपोसेंट्रल जिसको आप फोकस बोलते हैं। द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड हाइपोसेंट्रल या फोकस। जहां से समझो बेटा, द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज, जहां से एनर्जी रिलीज होती है, जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसको आप हाइपोसेंट्रल या फोकस बोलते हैं, बहुत बढ़िया। पॉइंट ऑन सरफेस नियरेस्ट टू फोकस उसको आप एपिसेंटर बोलते हैं। जहां से पॉइंट ऑन सरफेस नियरेस्ट टू फोकस उसको सर एपिसेंटर बोलता है। सर आपने बताया जहां से एनर्जी रिलीज होता है उसके कारण आपको अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक को मरकालीज में बताया कि इंटेंसिटी में मेजर करते हैं, स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स कॉल्ड अर्थक्वेक होता है। सर आपने बताया हाइपोसेंटर में जहां से एनर्जी रिलीज होगा उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, फोकस भी बोल सकते हैं। एपिसेंटर में क्या होता है? पॉइंट ऑन सरफेस पे, पॉइंट ऑन सरफेस नियरेस्ट टू फोकस, पॉइंट ऑन सरफेस नियरेस्ट टू फोकस। रिएक्टर स्केल को आप मैग्नीट्यूड में मेजर करता है। सर आपने बताया कि रिएक्टर स्केल को मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड में, इसका वैल्यू होता है 0 से 10 होता है। और मरकाली को जो मेजर करते हैं इंटेंसिटी में करते हैं, बहुत बढ़िया है। तो हमको मिलेगा एल वेव। एल वेव जो होता है बहुत डेंजरस होता है। आउटर में लिक्विड होता है, इनर में सॉलिड होता है, ध्यान रखिएगा। आउटर में लिक्विड और इनर में सर हमको याद आ गया साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल इसमें करता है सॉलिड में। सर जो लाइट है सबसे ज्यादा ट्रेवल वैक्यूम में करता है, साउंड तो वैक्यूम में ट्रेवल करता ही नहीं, ऐसे रिलेटेड वाली। पी वेव आप ट्रेवल करता है सॉलिड लिक्विड गैस में। पी वेव पैरेलल होता है। पी वेव कैसा होता है आपका? पैरेलल वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। पी वेव का कैसे मिलेगा? लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा। ये फास्टेस्ट अराइव। पी वेव भी सबसे पहले पहुंचता है, याद रखिए। और समझते हैं इस वेव, इस वेव को आप सैडोजन बोलते हैं। सैडोजन इसका बिग होता है। पी वेव और इस वेव में सबसे ज्यादा सैडोजन किसका होगा? तो इस वेव का होगा, याद रखिएगा। 103 से 180 डिग्री का वैल्यू है इस वेव का। इस वेव ओनली ट्रेवल करेगा सॉलिड में। जो हम लोग का इस वेव है वो ट्रेवल ओनली किसमें करेगा? आपको सॉलिड में करेगा। इस वेव को ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हैं। इस वेव को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। पी वेव को लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, बस खत्म। ये को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। पी वेव पैरेलल होता है, इस वेव ट्रांसवर्स होता है। जून एपिहेलियन सभी कॉन्टेक्स्ट में बताया बता रहा है। 4 जुलाई को एपिहेलियन, 4 जुलाई को होता है पेरिहेलियन, तो जिनको टर्म सॉलिड होता है। एक और समझते हैं उसका खत्म करके हम बात करें अर्थक्वेक के बारे में। स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स कॉल्ड अर्थक्वेक। पॉइंट ऑन सरफेस नियरेस्ट जहां मिलेगा वहां एल वेव बनेगा। एल वेव डेंजरस होता है। ये हमको ट्रांसवर्स एनर्जी लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। और जो साउंड है क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इतना मस्त बता दिए। राइट में नॉर्थ घुमाता है, लेफ्ट में साउथ घुमाता है। तो काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग ये सब जो नेशनल पार्क है वो सबका नेशनल पार्क कितना है? 107 107 पर इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन, श्रीशैलम और राजीव गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। नेशनल पार्क बता रहे हैं। एक है पलामू और बेतला नेशनल पार्क। अम्बिकुलम केरला का नेशनल पार्क है। एमपी भाई एमपी में मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क, बंदेरगढ़, सतपुरा, पाना, पेंच और सदै धुबरी आपको एमपी में मिलेगा। कान्हा नेशनल पार्क, बंदेरगढ़, सिमलीपाल आते रहता है एरिया में, सिमलीपाल नेशनल पार्क और सतकुसिया उड़ीसा मिलेंगे। सिमलीपाल प्रदेश में। अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम पारा लतापारा वेस्ट बंगाल में। उत्तराखंड को मिलेगा जिम कॉर्बेट और राजधानी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजधानी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। दुधवा और पीलीभीत का है कलेसर नेशनल पार्क है वही है। कलेसर नेशनल पार्क मिलेगा आपको हरियाणा में। कोल वेटलैंड का मिलेगा केरला में। कोल वेटलैंड ये नेशनल पार्क है गुजरात में। और मन में को मिलेंगे बटन वाला, बटन, सैडल, कंपे। चलो रिवीजन करते हैं हम। पता मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अन्नामलाई एक ही याद कर लीजिएगा। डुवन लाइन होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और से गोवा, बरकाना से कर्नाटक ध्यान में चाहिए। दुधमा से उड़ीसा ध्यान में चाहिए। दुधमा से क्या ध्यान में? उड़ीसा। और दूध सागर से गोवा ध्यान में चाहिए। किजूर का है तमिलनाडु ध्यान में चाहिए। कुकाई धलेश्वरी जो है बोरा, बिजार्ड, गुडन, टेम्पिरो, ट्रामोनेटेन। बोरा का
कहाँ है? इटली में। बोरा कहाँ पे है? इटली में। बजती है माल्टा में। ग्लेशियर कहाँ फ्लो करती है? देखिए कोल्ड विंड की बात करते हैं तो मिस्ट्रल यूएसए में भी बहेगा और कनाडा में बहता है। ब्लिजार्ड यूएसए और कनाडा दोनों में बहता है। बुरन साइबेरिया बहता है। पेम्पिर, बोरा, ब्लिजार्ड, मिस्ट्रल, बोरा और हम लोग प्राइमरी रॉक बोलते हैं। ये सॉलिडिफाई होता है फ्रॉम लावा से। इग्नियस रॉक कौन क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक। ये सॉलिडिफाई होता है फ्रॉम लावा से। व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल इट्स बिकम सॉलिड फॉर्म में। जब मोल्टेन मैग्मा जब कूल होती है तो ये बिकम सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, उसी को तो बोलते हैं इग्नियस रॉक में जाता है। इग्नियस रॉक को लैटिन वर्ड में बोलते हैं फायर। इग्नियस रॉक को अब लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? फायर। बहुत बढ़िया। इग्नियस रॉक का एग्जांपल आता है, समझिए। ग्रेनाइट, गैब्रू, बेसाल्ट, पिग्मेटाइट, टफ, ब्रिका, डायोराइट, पेडियोराइट, पुमाइट। पढ़ता हूँ, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नीड ही नहीं है, ऐसे बाहर क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ रिवीजन करिए। हम बात कर रहे हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक। सॉलिडिफाई होता है फ्रॉम लावा से होता है। विन मोल्टेन मैग्मा, टफ, ब्रिका, टफ। चलिए हम जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो चेंज होता है। मेटामॉर्फिक में क्या होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इसमें चेंज होगा। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब चेंज होती है इनटू अंडरग्रेड, जब समझिए इग्नियस और सेडिमेंट्री जब चेंज होगा, लाइमस्टोन में चेंज होता है, रॉक जब अंडरग्रेड हीट एंड प्रेशर देंगे तो वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है। ये लाइन वेरी सिग्निफिकेंट है, इसी में आता है, समझिए। मेटामॉर्फिक का फॉलिनेशन और लिनिएशन। फॉलिनेशन जहां देखिएगा मेटामॉर्फिक याद आनी चाहिए, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉलिनेशन और लाइनेशन जहां देखिएगा मेटामॉर्फिक समझिएगा। मार्बल हो गया, एंथ्रासाइट, जेनीस, क्वार्ट्ज, जेनेसिस, स्लेट के बच्चा सब ऐसा कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक में सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है। एंथ्रासाइट, फॉलिनेशन और लाइनेशन होगा तो मतलब मेटामॉर्फिक रॉक होगा। रॉक ब्रेक स्मॉल पीसेस एयर जो ले जाती है, स्टूल के साथ जमाती है, उसको बोलते हैं क्या? सॉलिड जो है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। समझो, रॉक टूटता है छोटा छोटा कण में, टूटता है ना, जो छोटा छोटा कण में टूटता है। इन ऑफ सैंडस्टोन दिया है, पानी बहाव के ले जाता है। क्या होता है जब मैग्मा कूल डाउन होता है और उसके गिर जाती है? इंट्रूसिव मतलब अंदर, इंट्रूसिव मतलब क्या होता है? अंदर होता है। तो इंट्रूसिव में अंदर रह जाती है तो वो ग्रेनाइट हो जाता है। ग्रेनाइट एग्जांपल इंट्रूसिव होगा। और जो बाहर लगता क्या है, लावा कूल होके क्विक ऑन द, सब ध्यान रखना चाहिए। बेसाल्ट क्या हो गया? ढक्कन प्लेट। और बेसाल्ट क्या आपका? एक्सट्रूसिव भी हो सकता है, एक्सट्रूसिव था। तो इंट्रूसिव मतलब अंदर और एक्सट्रूसिव जो रॉक है, देखो जो रॉक है मैकेनिकली फॉर्म होता है और ऑर्गेनिकली। बहुत बढ़िया। तो इसका नाम बताइए। सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन, गोल्ड, प्लेटिनियम और हीलियम रहेगा। बहुत बढ़िया। नॉन फेरस मेटल में कौन आएगा? जिंक, पीबी, फायर मिलता है। वोल्केनो ये है जहां आपको मैक्सिमम रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है। वोल्केनो में एक वाइट वेंट होता है, इसको बोलते हैं क्रिएटर। वोल्केनो में जो वाइट वेंट होता है उसको बोलते हैं क्रिएटर। बहुत बढ़िया। वोल्केनो जो होता है मैक्सिमम रिंग ऑफ फायर होता है। सील को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो होता है उसको डाइक बोलते हैं, और सीट को बोलते हैं थिनर। इतना बात बेसिक बात आपको बता रहे हैं। सील को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल डाउन होता है मतलब इग्निस लोग समझिए। वोल्केनो में क्या होता है? हायर डेंसिटी देन क्रस्ट मेटल कंटेन वीकर जोन कॉल्ड एस्टेरोस्फीयर बोलते हैं। सीट को थिनर बोलते हैं। देखते हैं इसी चीज में कंप्लीट होता है। हवाई आइलैंड जो है सिल वोल्केनो का एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। हवाई जो आइलैंड है आपको सिल वोल्केनो का एग्जांपल है। जो सिल वोल्केनो है मेड अप ऑफ बेसाल्ट से बना होता है। सिल वोल्केनो जो है बेसाल्ट से बना होता है। ये स्टीप नहीं होता है, सिल वोल्केनो जो है आपका स्टीप नहीं होता है। बहुत बढ़िया। इसका सिल वोल्केनो में, ठीक है, जैसे मानुआ लुआ हो गया या जो लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनो हो गया, ये सब जो है ना आपका सिल वोल्केनो में आ जाता है। मानुआ लुआ भी आपका एग्जांपल है। खत्म, सिल वोल्केनो खत्म। कंपोजिट जोन शिफ्ट होता है, पाइप से कनेक्ट होता है कर्नाटक। एग्जांपल में जाएगा माउंट फिजी, माउंट सुमेरु। एग्जांपल ये सीरीज में आपको आया हुआ है, किसमें? करंट अफेयर की। माउंट सुमेरु का है इंडोनेशिया में, उस समय न्यूज में था। 2 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ, 1 साल पहले की बात। कंपोजिट वोल्केनोस हमको ध्यान रखनी चाहिए कि माउंट फिजी का है जापान में, माउंट फिजी जापान में, माउंट फिजी का है जापान में, माउंट सुमेरु का है इंडोनेशिया में। चाहिए देखो नीचे अंदर मैग्मा होगा, जो होता है हाईली डेंसिटी देन ऑफ क्रस्ट वेंटर होता है। समझ में आ गया? समझो। एंड साउथ अफ्रीकन गल्फ स्ट्रीम जो है सिक्किम से आपको नाथुला पास और जिलेबला पास होकर जाती है। सिक्किम आपको घूमने जाना है, वहाँ पे 2 पास मिलेगा, उस पास का नाम है नाथुला जिलेबला। जिलेबला से तीस्ता रिवर जो है, तीस्ता रिवर ये सब का है क्या? अरुणाचल प्रदेश का। दीपू, बोमडिला, सेला या हुआ था सीरियस में योंगयाम। इंडिया, चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे आपको अरुणाचल प्रदेश ध्यान में नहीं चाहिए। उत्तराखंड समझते हैं। उत्तराखंड में आपको मिलेगा लिपू, माना, नीति। लिपू हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड से क्या में लिपू चाइना को बॉर्डर को जोड़ता है। बालाचा हिमाचल प्रदेश में है, हम बोले थे। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। बालाचा आपको हिमाचल से लद्दाख जाइएगा ना तो आपको बालाचा, खरदुंगला, पेनिसिला, मिनीतिका, अगील, छांगला, लानकला जितना मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, ठीक है।
हम बात कर रहे हैं वोल्केनो में डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सीएल क्या है, सीएल क्या क्रस्ट है, सर सीएल तो क्रस्ट है, इसका समझो। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और आउटर मेल्ट मिलता है। लिथोस्फीयर में इसके अलावा में सिलिका बहुत कम होता है, लेस विस्कस होता है। जैसे में माउंट लोआ हवाई आइलैंड जो है ना, माउंट लोआ माउंट लोआ एग्जांपल बेसिक लगा, समझे। एक्टिव वोल्केनो में हवाई आइलैंड जो है, हवाई आइलैंड में कौन आ जाएगा, किलाउ वोल्केनो, मानुआ लोआ वोल्केनो, ये आपका एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। हवाई आइलैंड से ध्यान में आएगा किलाउ वोल्केनो, मानुआ लोआ वोल्केनो आपका एक्टिव वोल्केनो है। एक है तोम्बोरा, सुमेरु, मेरापी इंडोनेशिया में, ये सभी एक्टिव। देल सिनाडो, वजास देल याद रखिए, वजास देल कहाँ है, अर्जेंटीना में। तुम्बा तुम्बा बोरा, वहाँ कितना भी एक्टिव वोल्केनो है। इक्किडोर बताओ वोल्केनो इंडोनेशिया में, माउंट मेरापी, सुमेरु ध्यान में, किलिमांजारो जो वोल्केनो है, किलाउ और कितना, चलिए ये समझते हैं। हॉट लहरी, नाबीब और शुमाली, ये सब हॉट डिजर्ट में आ जाएगा। ये अफ्रीका। काराकोरम कहाँ पे, सिम्पोन ग्रेट, क्या करने का, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपको ध्यान में आनी चाहिए, ड्राई गैस ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है ना। नरमा क्या है, कॉटन याद रखिए, नरमा क्या है, कॉटन है। फूड ब्लॉक समझ, चौथे से 20 तक ईस्ट आपको लद्दाख है, नंदकनी, नंदप्रयाग, पिंडार क्या है, रणप्रयाग, देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, तुम गेम्स को ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश। कावड़ताल बिहार में, कावड़ताल बिहार। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, एमपी में, खिजड़ी शुरू हो जाएगा। हाईली एलिजिबल जो ये आपका ड्राईलैंड फार्मिंग का है। ब्लैक टी जो सर होता है फर्मेंटेड होता है, ब्लैक टी कैसा होता है, फर्मेंटेड, और ग्रीन टी क्या होता है आपका, अनफर्मेंटेड। ट्रॉपिकल डेसिडियस में आ जाएगा, और ट्रॉपिकल इवरग्रीन में कौन आ जाएगा, रोजवुड, महोगनी, इबोनी, ये सब ट्रॉपिकल इवरग्रीन में आ जाएगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम सॉइल, ये सब ऑर्गेनिक सॉइल टू सॉइल होता है, याद रखिएगा। पोमोलॉजी फ्रूट्स के लिए था, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स विंड मेजर करते हैं। उक्तास क्या है आपका, मेजर क्लाउड को मेजर करते हैं। क्लाउड को जो मेजर करेगा, क्लाउड को जो मेजर करेगा वो मेजर करता है, उसको बोलते हैं आपका हाइग्रोमीटर। एक होता है ड्राईलैंड फार्मिंग, एक होता है वेटलैंड फार्मिंग, समझिए। ड्राईलैंड फार्मिंग में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होता है, ड्राईलैंड फार्मिंग नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होता है। एग्जांपल में जाएगा क्या, मून, ग्राम, रागी, बाजरा। इसमें ड्राईलैंड फार्मिंग में 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, लेकिन रागी, बाजरा, मून को लेकर डिफरेंस होता है। आइसोथर्म मेजर करते हैं, टेम्परेचर आइसोबार मेजर करते हैं। सर ड्राईलैंड फार्मिंग में 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है, कितना समझ में आ गया। राइस, जूट, शुगरकेन और वेट। राइस, जूट या शुगरकेन है और वेट है। प्रेशर के लिए होता है। एक आइसोहेल होता है, लिक्विफाइड गोल्ड था, और लिग्नाइट क्या था, ब्राउन डायमंड था। वो वेरी स्टीप होता है और अटलांटिक ओशियन में होता है, और टोटल ओशियन का रिलीफ 80.5% होता है। बस इतना ही समझ लीजिए। थर्ड समझो क्या होता है, मून और ग्रेविटेशनल पुल के बीच में होता है, होगा तो क्या करेगा, को ब्रेक बोलेंगे। बहुत बढ़िया। ओशियन डीप और ट्रेंच समझते हैं, ओशियन डीप और ट्रेंच टॉपिक समझते हैं। इसमें स्लिप साइडेड नैरो बेन्स, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, नैरो बेसिन बनता है, डीपेस्ट पार्ट होता है। जो इस टॉपिक से पढ़ाएंगे, सवाल आज हम पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी। और यूपीएससी में यूपीएससी को चाहे सीपीएफ, सिविल सर्विस, कोई भी आंसर जो है वो फिर मैं इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र तो आएगा ही आएगा। चलो, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन पार्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, राजस्थान गुजरात में समय बहुत दुनिया। चलिए हम ठीक है, चलिए ब्लैक सॉइल समझते हैं। ब्लैक सॉइल रिच किसमें होता है, लाइम में, एफी मतलब लोहा में, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में। ब्लैक सॉइल वही है जो रिच होता है लाइम में, एफी में, मैग्नीशियम में और एल्युमिनियम में, और इसमें ऑर्गेनिक में। बहुत बढ़िया। ब्लैक सॉइल कवर करता है टेकन प्लेटो, बहुत बढ़िया। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है आपको, हमारा डिफ्यूजन ऑफ आयरन टेकन में। इन क्रिस्टलाइन क्या है, जो सेलिन सॉइल होता है, देखिए यहाँ पे लिखे यहाँ है, आपको आइस पार्टिकल होता है और वेदर चेंजेस में होता है, क्या लगेगा। हम सीरस के बारे में इतना ही चीज याद रखेंगे। सीरस हाई एल्टीट्यूड होता है, थिन फेदरी अपीयरेंस होता है, ऑलिवेज व्हाइट कलर में होता है, आइस पार्टिकल इसमें दिखने को मिलता है सीरस। देखो अब हम बताएं इस कॉन्सेप्ट को समझो। हाई में सीरस, सीरो स्टेटस, सीरो क्यूमुलस आ जाएंगे। सीरो वाले ऊपर होंगे, मिडिल में क्या आ जाएंगे, अल्टो स्टेटस, अल्टो क्यूमुलस, नीचे में आ जाएंगे स्टेटो क्यूमुलस, निम्बो स्टेटस। समझो, सबसे ऊपर जब क्लाउड मिलेगा, सीरस मिलेगा। क्लाउड खत्म हो गया, इसमें हाई एल्टीट्यूड हुआ, थिन फेदरी अपीयरेंस हुआ, आइस पार्टिकल मिलता है, ऑलिवेज व्हाइट कलर का होता है, इसमें वेदर चेंज होता है, क्लाउड होती है। क्यूमुलस में आ जाएंगे। क्यूमुलस वर्टिकली होता है, वर्टिकली होता है क्यूमुलस में। कॉटन वूल जो आसमान में देखते होंगे कॉटन वूल की तरह, वो क्यूमुलस क्लाउड्स को बोलते हैं। ये फ्लैट इसमें बेस होता है। इसमें सब की पॉइंट है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का की पॉइंट सब लिखे हुए हैं, पढ़िए इसको। सर क्यूमुलस में कॉटन वूल हो रहा है, तो जो क्यूमुलस जो है इसमें फ्लैट बेस होता है, क्यूमुलस में फ्लैट बेस होता है। अब समझते हैं स्टेटस। स्टेटस समझते हैं, स्टेटस में आपको हॉरिजॉन्टल मिलता है। स्टेटस कैसे मिलता है आपका, हॉरिजॉन्टल विद डिफरेंट टेंपरेचर। याद ये बात याद रखिएगा। लाइक और इसका हेलो, उसका क्यों होता है, क्योंकि हेलो का जीरो स्टेटस में क्या होता है, कॉज हेलो की तरह स्ट्रक्चर मिलेगा, वेल लाइक होता है। फॉग लाइक इसका लेयर मिलता है। जीरो स्टेटस में फॉग लाइक लेयर मिलेगा। क्लाउड जो बादल जो लगा होता है, घना बादल, उससे बारिश करवाता है, निम्बस क्लाउड का नाम है। कौन सा क्लाउड नाम है, निम्बस क्लाउड। स्टॉर्म क्लाउड है, ब्लैक और डार्क ग्रे कलर का होता है। निम्बस फ्लैट बेस क्यूमुलस क्लाउड का होता है, याद रखिएगा। इसमें सिम्प्लेक्स मासेज आ जाएगा ऑप्शन में। सिम्प्लेक्स मासेज किसका है, तो निम्बस
निम्बस क्लाउड क्या है? ग्राउंड को टच कौन करता है? तो ग्राउंड को टच निम्बस क्लाउड करता है। बहुत बढ़िया। फेदरी अपीयरेंस कौन सा क्लाउड का था? सर सीरस क्लाउड होता है। सिंपली जिसमें मास्टर निम्बस क्लाउड पता आजादी के बाद एक पोर्ट डेवलप हुआ था, उस पोर्ट का नाम है कांडला पोर्ट। कच्छ का है? गुजरात में है। दीनदयाल पोर्ट भी इस नाम से जानते हैं, दीनदयाल पोर्ट बोल देगा, कांडला पोर्ट बोलेगा, दीनदयाल पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है। अच्छा टाइडल पोर्ट दीनदयाल को बोल सकते हैं, कांडला पोर्ट कहाँ है? तो आपको लैंडलॉक है। बिल प्रोटेक्ट पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का काकीनाडा, काकीनाडा याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं विशाखापट्टनम, वही विशाखापट्टनम है जहाँ डीपेस्ट लैंडलॉक बिगेस्ट पोर्ट है, नेचुरल वेल शेल्टर्ड हार्बर क्या है, लार्जेस्ट आयरन टर्मिनल क्या है? मुंबई पोर्ट। बिगेस्ट पोर्ट कौन है? मुंबई पोर्ट। सीपी मैथ बता भी रहे हैं कि कौन एग्जाम में कौन पूछ रहा था, ये तो कितना बार रिपीटेड है। कोलकाता पोर्ट को रिवरिंग पोर्ट भी बोलते हैं, हुगली रिवर रिवरिंग पोर्ट है, हुगली रिवर ध्यान में कोलकाता में है ये पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। जो आया हुआ एग्जाम कोच्चि पोर्ट को बोलते हैं, कोच्चि जो पोर्ट है उसको बोलते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पार्ट में लेगोन विथ फंस जाइएगा। सैटेलाइट पोर्ट कौन है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। नवा सेवा जवाहरलाल नेहरू लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। स्टूडी मिलता है मरुमुगाई पोर्ट में, आपको ज्वारी स्टूडी मिलता है और गोवा में है। हार्बर रिच हिंटरलैंड पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। न्यू मंगलोर पोर्ट कितना कहाँ है? कर्नाटका में। बस खत्म, पोर्ट में इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। समझिए ट्रोपोस्फीयर में आपका ब्रेथ एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे है तो लोग मानिए ट्रोपोस्फीयर में, इसका जो किलोमीटर होता है 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर की रेंज होता है। ये नियरेस्ट होता है सरफेस का, जो ट्रोपोस्फीयर है आपका नियरेस्ट होगा सरफेस का। इसमें वेदर फिनोमिना होता है और इसमें टेम्परेचर घटता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग ट्रोपोस्फीयर में लेंगे ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है, वो थ्री होता है। स्ट्राटोस्फीयर में आपको ओजोन लेयर मिलेंगे, इसमें एरोप्लेन फ्लाई करता है, इसमें यूवी रे आपको देखने को मिलता है, इसमें फिनोमिना जो होता है लेस होता है। स्ट्राटोस्फीयर में ही यूवी रेंज मिलता है, इसमें फिनोमिना कम होता है, 25 से 30 किलोमीटर इसका ये होता है रेंज होता है। असल स्ट्राटोस्फीयर में हीट टेम्परेचर इंक्रीज करता है बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर का रेंज होता है 80 किलोमीटर के आसपास। मीसो रेंज में क्या होता है समझिए, मीसोस्फीयर को हम कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं, मीसोस्फीयर को हम कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं। इसमें में टेम्परेचर हेवी होता है, इसमें आयोनोस्फीयर मिलता है, याद रखिएगा। आयोनोस्फीयर जो होता है आपको थर्मोस्फीयर में मिलता है। आयोनोस्फीयर क्या करता है? रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है। आयोनोस्फीयर क्या होता है? आउटर स्पेस होता है। ऐसा होता है आपका आउटर स्पेस होता है सर, होता है यूवी रे फिनोमिना सब स्ट्राटोस्फीयर में होता है सर। स्ट्राटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर को सर आप कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं, मीसोस्फीयर को कोल्डेस्ट लेयर बोलेंगे सर। मीटोराइट होता है और आउटर स्पेस है, खत्म। 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए समझो। नाइट्रोजन कितना होता है? 5% समझो। सबसे ज्यादा नाइट जो है 0.03%। ऑर्गन 0। टेम्परेचर के लिए कंडीशन क्या होता है? लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए। अगर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर चाहिए, कंडीशन का क्या होता है? लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए और क्लियर स्काई चाहिए। इन्वर्जन टेम्परेचर तभी होगा जब आपका लॉन्ग विंटर नाइट होगा, क्लियर स्काई होगा। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पे समझिए, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जब ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। हम बताते हैं समझिए, इन्वर्जन टेम्परेचर की कंडीशन क्या चाहिए सर? इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए। इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए आपको लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए, क्लियर स्काई चाहिए, बहुत बढ़िया। जब एटमॉस्फेयर ऊपर जाता है तो साधारण में टेम्परेचर घटता है ना। कितना? 1000 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो कितना सर? 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो कितना घटेगा? इन विंटर में ऊपर की तरफ उड़ जाती है और नीचे ठंड हो जाती है। ऊपर जाने पर वार्म होता है जमीन की जो हीट। फॉग और मिस्ट में क्या अंतर है समझो। फॉग में क्या होता है, मिस्ट में क्या होता है, कब ज्यादा में जाता है ना। तो इवोपोरेशन में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है? इवोपोरेशन बढ़ता है। विंड बढ़ने पे विंड भी बढ़ता है, इसमें एरिया भी बढ़ता है, लेकिन ह्यूमिडिटी इसमें कम होने में चाहिए। आप फिल्म की तरफ सुनोगे, जो मैं बोलूँगा आपको एक एक PYQ क्वेश्चन मैं बोलूँगा आपको, ठीक है? वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? मेरा टाइम कमाया हुआ, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम साउंड वेव का रिवीजन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट होता है, आपसे बहुत बढ़िया बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसका नेचर ट्रांसवर्स नेचर का होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, इसका ऑक्सीलेशन जो होगा परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कैरी हुई एनर्जी और मोमेंटम लेकर नेचर का होता है। इसका ऑक्सीलेशन जो परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, ये ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम में। आपको इतना बात पोलराइजेशन ये शो करता है। रेडियो वेव क्या है? रेडियो वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स-रे गामा रे, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होगा ना कि लॉन्गिट्यूडनल होगा। और जो लाइट जो है हम लोगों का जो लाइट है वो भी आपका ट्रांसवर्स नेचर का होता है और साउंड जो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। आपको ध्यान में आनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलास्टिक नहीं बनाया हुआ था, बताइए क्या ट्रैवल करेगा। साउंड आपको सबसे ज्यादा ट्रैवल आपको सॉलिड मीडियम में करता है और लाइट सबसे ज्यादा ट्रैवल आपको वैक्यूम में करता है। वही वैक्यूम है जिसका फार्मूला होगा 3 × 10⁸ मीटर पर स्क्वायर सेकेंड मीटर बाई सेकेंड रखेगा। लाइट ईयर का काम है कि वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करता है। लाइट ईयर क्या करता है? वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करता है। वेवलेंथ आपका रेडियो वेव का होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ आपका रेडियो वेव का होगा और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का इसका होगा RMI PUXG। बस इतना ही रखिए, RMI करते हैं ना, RMI करते हैं ना, RMI PUXG। R फॉर रेडियो वेव, M फॉर माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड, B फॉर विजुअल रे, U फॉर अल्ट्रारेड, X फॉर एक्सरे, E फॉर गामा रे। रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, इसका गामा रे का सबसे कम होता है। देखिएगा मैक्सिमम वेवलेंथ जब होगा रेडियो वेव का होगा और नीचे से आते हुए चल जाएगा, ठीक है? सबसे समझते गामा रे का, समझते गामा रे को हम ये गामा रे को मेडिकल ट्रीटमेंट में, कैंसर थेरेपी में
न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करते हैं। रेडियो वेव इसमें से प्रोड्यूस होता है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है गामा रे, जब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है इसमें हाई फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको देखने को मिलेगा। एक्स-रे, ये पॉइंट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है। एक्स-रे नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट है, ये इसमें है। एक्स-रे जो है ना आपका इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्ट करेगा, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव, आपको ध्यान देनी चाहिए। और स्किन कैंसर में यूज करते हैं, याद रखिएगा। इंफ्रारेड जो हीट एनर्जी टेलीविजन जो रिमोट में जो रेडियो वेव से हमको ज्योग्राफी में पढ़ाया। अब हम माइक्रोवेव के पास जाते हैं। माइक्रोवेव क्या होगा, इंफ्रारेड और साउंड को नीड होता है मीडियम में रहेगा। साउंड जो साउंड इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हम लोग मैग्नेट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से आपको इसमें बेस्ट इलेक्ट्रिक जाएगा तो ईएमआई पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ट एनर्जी मोबाइल में चेंज हो जाता है, समझिए। ऑटोमोबाइल क्या करता है, केमिकल से मैकेनिकल में चेंज होता है। ऑटोमोबाइल क्या करता है, केमिकल तो एक फील्ड एनर्जी फील्ड आपको ध्यान रखिए। सॉलिड में साउंड का मैक्सिमम होगा, गैस में मिनिमम होगा। स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू 240 मीटर पर सेकंड याद रखिएगा। टेंपरेचर 20 हर्ट्ज से जो बिलो होता है उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। देखो 20 हर्ट्ज से जो नीचे होगा उसको इंफ्रासोनिक बोलेंगे और 20 हर्ट्ज से जो मोर होगा उसको अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। बहुत बढ़िया। कान का दोनों पार्ट है, पिनिया और कोलिकिया जो आपका इनर पार्ट है, और पिनिया आपका नीसा। तो मिक्सचर ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी होगा उसको नोट बोलेंगे। सिक्वेंट रिफ्लेक्शन उसको वेवलेंथ बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल जो होता है पैरेलल साउंड में आता है, बहुत बढ़िया। ट्रांसवर्स जो होता है ऑडिटोरियम में। चलो एक क्वेश्चन देख लो, साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम वॉल 85 मीटर, तो टाइम टेकन कितना लेता है इको, किसका फार्मूला याद रखिएगा। साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है 85 मीटर, तो इसको इको पूछ रहा है, T/2D/V याद रखिएगा। निकाल क्लिक करिए, आपको सेम एनर्जी क्वेश्चन मिलेगा इंडिया में, ऐसे केस में दोनों में। फ्रीक्वेंसी आपको दे देगा 50 हर्ट्ज, लैम्डा दे देगा, वेवलेंथ आपको 6 मीटर दे दिया। यस नो, वेव स्पीड पूछ दिया, स्पीड निकालने का फार्मूला क्या है, ये फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया था, 50 गुने लैम्डा को पता है कितना है, 6 मीटर, 50 गुने। ठीक, चलो वेव तो वर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर या जूल भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला I/Q/T, चार्ज बटा कूलम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का फैराड होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे मिरर लगा है, यहाँ पे मिरर, यहाँ पे खड़ा। यहाँ पे जब हम खड़े हैं तो क्वेश्चन में देगा कि मानो आप सी से पीछे खड़े हैं, सी से आप पीछे खड़े हैं तो आपका इमेज कैसा बनेगा बताइए। अब सी से मानिए कि यहाँ पे खड़े हैं तो आपका इमेज कैसा बनेगा, भाई मिरर से दूर होंगे तो हम छोटो दिखेंगे ना, तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बोलेगा कि मानिए आपको हम खड़ा कर दिए बियॉन्ड सी, आपका इमेज कैसा बनेगा। सर आप हमको बियॉन्ड, ऐसे सुनो आपको इन्फिनिटी पे हम एग्जाम में से क्वेश्चन है, समझो इन्फिनिटी पे तरुण कुमार आपको रख दिए तो आपका इमेज कैसा बनेगा। सर इन्फिनिटी पे रख दिए, मिरर यहाँ इन्फिनिटी पे रख दिए, मतलब इमेज मेरा बहुत छोटा बनेगा। ठीक है सर, आपको हम बियॉन्ड सी रख दिए तो कैसा बनेगा। सर आप बियॉन्ड सी रख दिए तो मेरा इमेज डिमिनिश्ड बनेगा। जब आपको इन्फिनिटी पे रखेंगे तो मेरा इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, यहाँ पे रखने पे मेरा इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, और बियॉन्ड सी रखेंगे तो मेरा इमेज डिमिनिश्ड बनेगा। उसके बाद बोलेगा कि ठीक है आपको हम सेंटर पे रखेंगे तो कैसा बनेगा। सेंटर पे इमेज सेम साइज का बनता है, सेंटर पे इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज का बनता है। बहुत बढ़िया। अब मानिए कहा कि फोकस पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा बताइए। फोकस पे रखने पे इमेज कैसा बनता है, फोकस पे रखने पे इमेज मेरा बड़ा बनेगा, क्योंकि मिरर के पास में आ गए तो इमेज मेरा बड़ा बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फुल और मान लो कि बोले फोकस और पुल के बीच में रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा। फोकस और पुल के बीच में राइट में वर्चुअल बनाएगा, लेफ्ट में रियल बनाएगा, याद बनेगा। आपको हम इन्फिनिटी पे रखे हैं तो मेरा इमेज हाई डिमिनिश बन रहा है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हाई डिमिनिश बनेगा। आपको बियॉन्ड सी, देखो ना यहाँ बियॉन्ड सी रखा है, बियॉन्ड सी से पीछे रखेंगे इमेज आपको कैसा बनेगा, डिमिनिश बनेगा। सेंटर पे इमेज सेम साइज का बनता है, और बोलेगा सेंटर और ए, सेंटर ऑफ सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ए के बीच में रखेंगे तो मेरा इमेज बनता है। तो पोल और फोकस पे रखिएगा तो मेरा इमेज वर्चुअल और रियल बनेगा। कॉन्केव मिरर में आपका इमेज आपको रियल और इमर्स बनता है, लेकिन पोल और फोकस पे रखते हैं तो आपका इमेज वर्चुअल और रियल बनेगा। समझ लो मिरर बनना है, इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे। बहुत बढ़िया। कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, रियल इंड्यूल व्हीकल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। ऑलवेज फ्रॉम इरेक्ट इमेज प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर का प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर वर्चुअल रियल बनाता है। कॉन्केव मिरर का भाई कन्वेक्स लेंस होता है, बस इतना ही याद रखो। कॉन्केव मिरर का भाई कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस में रियल मिरर इसलिए बन रहा है क्योंकि कन्वेक्स का दोस्त कॉन्केव है और कॉन्केव का दोस्त कन्वेक्स है। कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनता है और कॉन्केव में वर्चुअल बनता है, जाएगा। दिस इज माय गारंटी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं गंगा रिवर के, तो मैं ध्यान देना चाहूंगा बस, और कुछ नहीं। देखिए गंगा जो निकलती है गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जब हम अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मीट करेगी, अलकनंदा और नंदाग्नि जहाँ पे मीट करेगी उस जगह का होगा नाम नंदप्रयाग। अलकनंदा और पिंडा रिवर जहाँ मीट करेगी और भागीरथी जहाँ मिलती है दीपप्रयाग में, वहाँ पे इसका नाम हो जाता है अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मीट, मतलब अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मीट करती है उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। हम बात करते हैं अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मीट, पिंडा से क्या नाम रखेंगे, कर्णप्रयाग। बहुत बढ़िया। हम क्या नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। और ब्रह्म, समझिए इसका ट्रिक है, पहले समझो। तो राम जाने गोमती का गंगा कैसे, थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। वाईफोर्ड प्रयाग में, अलकनंदा सोनीपत गंगा को, ठीक, बहुत बढ़िया। जब ईस्ट से वेस्ट करेगा, ईस्ट से वेस्ट में यूपीएससी गंगा एट प्रयागराज में, जो यमुना जी है गंगा को ज्वाइन करती है कहाँ पे, प्रयाग। इसका ट्रिक है CSB के, C फॉर चंबल, S फॉर सिंध। चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल को राजस्थान और यूपी ध्यान देनी चाहिए, MP राजस्थान और यूपी ध्यान देनी चाहिए। क्या कहते हैं राइट है जो ब्राकर रिवर, यूपीसी का फेवरेट है ब्राकर रिवर, जो आपको चंबल का बेसिन कहाँ है बता सकते हैं। गली इरोजन से कानपुर जाएगी, फिर प्रयागराज, कानपुर के बाद
क्या कौन सा रिवर है होती है तिब्बत में नियर जो लेक है मानसरोवर के पास क्लास रेंज जिसको हम बोकारो ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। जो लेक मानसरोवर जो है इसका पार्ट है वो है ट्रांस हिमालय का पार्ट याद रावी ब्यास सतलज ब्यास और रावी वो आपका क्या पॉइंट हो जाएगा ईस्टर्न पॉइंट हो जाएगा। अब बेसिन जानते हैं किसका सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है चंबल पे। राणा प्रताप गांधी सागर आगर ध्यान में। भाखड़ा नगर डैम और गोविंद सागर डैम भाखड़ा नगर डैम और गोविंद सागर डैम का है सतलज रिवर पे। महाराणा प्रताप सागर डैम और पूर्ण डैम और गोविंद सागर दरास ये लेफ्ट बैंक एक्टिविटी है। राइट बैंक एक्टिविटी क्या है राइट बैंक एक्टिविटी है आपका खुर्रम तुंची गोमल और सैनिकर बहुत बढ़िया प्रांजल से उलर जिला सब पता है ना पासेस थ्रू इन सिप किला और एंटीसीडेंट रिवर है। सतलज से क्या करना है भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट ध्यान में आनी चाहिए भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट सतलज से। इंडिया इंडस जो है बोकारो ग्लेशियर से निकलती है ओरिजिनेट इंडस से क्या है बोकारो ग्लेशियर गंगा मैनचुंगपो जिला खत्म चीना में हिमाचल और साउदर्न में पीरपांचल धुला लोग जहाँ पे यू टर्न मारती है वहाँ पे उसको नामचा बड़वा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। यू टर्न जहाँ मारती है वहाँ पे कहाँ मारती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो पड़ेगा दियांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम दियांग पड़ता है आपको ध्यान में आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न मारती है समझो। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र चिंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है यू टर्न मारती है अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे नाम पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं सेंगपू नाम से हम तिब्बत में जानते हैं सेंगपू नाम से तिब्बत या चाइना बोल दो चलो। दियांग और लोहित जब मिलता है तो ब्रह्मपुत्र बनता है कहाँ पे असम में याद रखिएगा। दियांग और यार्लुंग बोलते हैं तिब्बत में दियांग बोलते हैं अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में। बांग्लादेश में इसको और असम में ब्रह्मपुत्र इसको बहुत बढ़िया ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को इन बांग्लादेश में। जो अब जानते हैं कि लेफ्ट बैंक एक्टिविटी किसका ब्रह्मपुत्र का दियांग लोहित और धनसिरी दियांग लोहित और धनसिरी आपका लेफ्ट बैंक एक्टिविटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वही होता है जब दो मासों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फार्मूला होता है 1 Gm1 m2/r²। बस बेसिक से ध्यान रखिएगा m मास होता है r डिस्टेंस होता है सब बेसिक। उसमें कौन सा फोर्स लगता है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है जो अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा जो अंदर की ओर फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लो समझो केपलर का फर्स्ट लॉ मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट लॉ क्या है समझिए कि ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन फोकी। इसका मतलब वही हुआ कि हर ग्रह सूर्य के चारों ओर द्विविध कक्षा में मतलब इलिप्टिकल पाथ पे जो घूमता है एक फोकस पे उसको बोलते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ। बहुत बढ़िया सर आपने बताया कि जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर तो घूम रहा है लेकिन इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है एक फोकस पे घूम रहा है उसको बोलते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ। देखो लिखा है ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन फोकी और जो तय करती है वो है केपलर का सेकंड लॉ। सर बहुत बढ़िया ऑफ इंटरवल उसमें केपलर का थर्ड लॉ यही है कहाँ गया केपलर होता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल का जो होता है उसमें केपलर की हमको जो हमें अपने मानो कि कोई चीज हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। उसमें ये भी एंड क्या मून एंड सन जो टाइट्स होता है ड्यू टू किसके कारण मून और सन के कारण में इसे भी ऑब्जेक्ट नो चेंज इन डायरेक्शन बट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में। समझिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु फ्री फॉल जब गिरता है उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे सीधा गिरा इसका डायरेक्शन चेंज होगा नहीं होगा क्योंकि भाई सीधा स्ट्रेट यहाँ पे सीधा ही गिरेगा ना। इसे गिरेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे गर्म वस्तु के लिए जा रहा है ऐसे गिर रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है समझिए कहाँ गया सकता है लेकिन आप जान लीजिए अभी के लिए वेलोसिटी वही होता है जब हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला बोल ही सकते हैं v/dx/dt वही वेलोसिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका यूनिट होता है मीटर बाय सेकंड क्योंकि dx/dt हुआ x डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका मीटर हो गया टाइम हो गया मीटर बाय सेकंड हो गया। बहुत बढ़िया आपने ये बता दिया। एक्सीलरेशन भी जान लीजिए एक्सीलरेशन का होता है dv/dt मतलब आप वेलोसिटी में आप चेंज करिएगा जब आप वेलोसिटी में चेंज करिएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको एक्सीलरेशन बोलेंगे। ये भी आपको ध्यान रखिए एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है इसका यूनिट होगा मीटर पर स्क्वायर सेकंड याद रखिएगा। हम बता रहे हैं कि कोई फ्री फॉल में कोई वस्तु गिर रहा है उसका डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा लेकिन मीटर पर स्क्वायर सेकंड कैपिटल का होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर यूनिट केजी में नहीं मेजर किया जाता है। वेट इनटू वेट ऑन अर्थ पे कितना है वो निकाल लेगा। मतलब मानिए कि मेरा वेट हुआ सॉरी मेरा वेट हुआ यहाँ पे वेट को वेट का यूनिट न्यूटन होता है। देखिए आप फोर्स का यूनिट भी क्या होता है न्यूटन होता है याद रखिएगा। देखिए वेट का और मून का निकाल नहीं देखिए मास आपका 10 kg है मानिए हमें मेरा वेट बराबर आता है मेरा हुआ मास 10 kg मेरा मास कितना होगा 10 kg। हमने पूछा कि तरुण का मास हुआ 10 kg सॉरी 60 kg तो आप बताइए कि वेट ऑफ अर्थ पे कितना है निकालिए। हम देखिए मेरे बस ऊपर चला जाएगा 6 से 1.6 प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा और पास्कल भी होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्रेशर स्क्वायर क्वांटिटी है या वेक्टर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी करता है टेंपरेचर के साथ। बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी करता है इस टेंपरेचर के साथ। बहुत बढ़िया ये सीक्वेंस रेजिस्टिविटी का क्या सीक्वेंस है सिल्वर है फिर नाइक्रोम फिर ग्लास याद रखिए सिल्वर नाइक्रोम ग्लास फिर वाई क्वेश्चन का क्या होगा कॉपर नीचे आ जाएगा। ये भी ध्यान में आपको आनी चाहिए टोटल में मतलब करंट पास नहीं होगा पहले ग्लास हार्ड रबर ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्यूज में क्या होता है आपका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है और रेजिस्टेंस हाई होता है लेकिन आपको टंगस्टन में हम क्या पढ़ा है कि रेजिस्टेंस उसमें कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसको उल्टा हो जाता है। समझिए लीड और टीन से लीड को आप टीडी बोल सकते हैं टीन को लीड और टीन तो लीड को हम
टीबी से नोट करते हैं, स्पीड अप होगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स में लग रहा है, मतलब हीट है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। समझिए जीरो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, पहले हीट आता है, हीट किसमें, हीट में चेंज होता है। स्टीम इंजन हीट से हीटर में गजब भैया जेम्स। चलो हीटिंग कैपेसिटी हॉट है ना, P × T कितना आ जाएगा 0.6 मीटर का। ट्रिक का जो पावर होता है उसका फार्मूला I R स्क्वायर नहीं होता बल्कि क्या होता है I स्क्वायर R होता है, I स्क्वायर R होता है, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस, क्या होता है याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक पावर का हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर का I R स्क्वायर यूनिट कुछ भी फार्मूला नहीं होता है, इसका क्या होता है I स्क्वायर R ना कि I R स्क्वायर की। रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। रेजिस्टेंस टंगस्टन होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर टंगस्टन और कनेक्टेड 220 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट से। करंट इसका 0.50 है, करंट कितना है 0.50। करंट को डिनोट करते हैं आई से, इतना ध्यान रखो। 20 वोल्ट भी हमको मिल गया, 220 वोल्ट, ठीक, हमको गुना कर देंगे, मिल गया 10 मिनट। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग क्यू 300 दिया हुआ है, टी कितना दिया 3 मिनट में बोल रहा है, तो हम बताएं कुछ देर पहले एफ बराबर क्यू आई टी फार्मूला होता है, तो 300 कूलम है तो क्यू को 300 कूलम ही हुआ। होता है और एनिमल टिश्यू मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में हम पढ़ेंगे, देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो को पार्ट होता है। प्लांट टिश्यू में समझिए, प्लांट टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, इसमें लाइक वैक्यूल होता है। देखिए हम आपको सेल में पढ़ाए थे ना कि 90% एरिया आपको प्लांट में होता है और एनिमल में बहुत कम वैक्यूल होता है, मैंने आपको बताया था ना। सेलुलोज होता है, उसमें न्यूक्लियाई होता है, प्रोटीन न्यूक्लियाई होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें अपिकल, लैटरल और इंटरकलेरिया। तो हम जाएगा एक महीने कोई पौधा मान लीजिए, वो जड़ में भी अपिकल रहेगा और उसके रूट में भी, रूट और स्टीम और टिप तीनों में अपिकल रहेगा। अपिकल कहाँ रहता है, जो अपिकल हेल्प करता है रूट को और टिप को, टिप्स मतलब ऊपर वाले भाग को बढ़ने में हेल्प, जो वाला भाग जिसको बोलते हैं गर्थ ऑफ स्टीम, उसको बढ़ाता है। गर्थ ऑफ स्टीम को क्या करता है, वो बढ़ाता है। लैटरल का काम ही है गर्थ ऑफ स्टीम को बढ़ाना, बहुत बढ़िया। और इंटरकलेरी, देखिए इंटरकलेरी जो है वो अपिकल क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये मानिए कि यहाँ ऊपर वाला टिप्स हो गया, ये रूट हो गया, दोनों में अपिकल हो रहा है ना, फिर हम बनाए मानिए। और इसका जो बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं लैटरल, गर्थ को इसमें इंक्रीज करेगा और जो पत्ता जो निकला रहता है आपका अपिकल इसके कारण होगा। एग्जाम में कुछ आया होगा पीवाईक्यू में सब करवा रहा हूँ, गर्थ ऑफ स्टीम ऑफ प्लांट ड्यू टू, मैं बताया गर्थ पेड़ का जो मोटाई का जो बीच वाला भाग, इसके कारण मेरिस्मेटिक टिश्यू से याद रखना, इसे रखने वाला है, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है। मेरिस्मेटिक में कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग फील हो रहा था, लेकिन इसमें डिवाइडिंग नहीं होगा, इसमें वेरिएबल मार सकते हैं, क्योंकि एक में डिवाइड हो रहा है, एक में डिवाइड नहीं हो रहा है, एक में फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैं देखते होंगे आंधी तूफान में कोई पेड़ पौधा बहुत लचीला लचता है, मतलब कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है, देखते होंगे कि जल्दी टूटता नहीं होगा, बहुत लचीला होता है इधर से, ड्यू टू लिग्निन के कारण। किसके कारण, लिग्निन के कारण। क्या है, जिससे पानी ज्यादा उड़ ना जाए। स्क्लेरेंकाइमा सील है, क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा क्या हो सकता है, लिग्निफाइड प्लांट पैरेंकाइमा भी आंसर सही होगा। बना होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें इंस नहीं, वाल का जो इंस जो होता है नहीं रहता है। और जाइलम कैसे बना, मेटा को डेड सेल से, जाइलम कैसे बना होता है, डेड सेल से बना होता है। और जाइलम भी बोल सकते हैं, इसमें थिक सेल वाला होता है जो मेटाबॉक लिग्निन का बना होता है, मतलब अब बाइडायरेक्शनली बोल सकते हैं, थिन सेल वाला होता है। देखिए हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू में हम समझ रहे हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ये वेरी एक्टिव, ये होता है इंटरकल पौधों को, और स्क्लेरेंकाइमा हार्ड और स्ट्रिप होता है, जिसमें कोकोनट के ऊपर वाला हस्क देखते होंगे, वो ध्यान में आपको आनी चाहिए स्क्लेरेंकाइमा से। देखिए समझ फूड एंड मिनरल्स एंड सॉल्यूट, ठीक है। जाइलम वन वे फ्लो करता है, जाइलम कैसे फ्लो करता है, वन वे फ्लो करता है, या आप यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, समझ लीजिए। एपिथेलियल टिश्यू का काम है कवरिंग या प्रोटेक्टिव करना, कवरिंग करना या प्रोटेक्टिव, वही बात हुआ टिश्यू का काम है एपिथेलियल टिश्यू का। ये कवर मोस्ट जो होता है ऑर्गन को, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, स्किन के एग्जांपल में ध्यान रखिएगा, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल में क्या ध्यान में रखेंगे, स्किन का, बहुत बढ़िया, ठीक है। टॉल एपिथेलियल टिश्यू समझिए, टॉल एपिथेलियल टिश्यू इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, आनी चाहिए इनर लाइनिंग और ये हुआ इनवॉल्यूंटरी, पहले पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू का।
मस्कुलर पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इन आर कंट्रोल मस्कुलर कर सकते हैं। जनरली स्केलेटल मसल और स्ट्रेट रह जाएगा, स्केलेटल और स्ट्रेट रह जाएगा, इवोल्यूटरी में स्मूथ हो जाएगा और स्ट्रेट रह जाएगा। ये टिश्यू क्या करता है, कवरिंग प्रोटेक्ट करता है, आपको ध्यान में। आप जानते हैं बैक्टीरिया कौन कौन होता है, टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, लेप्रोसी के बाद कौन है, टेटनस। देखिए बैक्टीरिया होने वाली कौन कौन बीमारी है, टाइफाइड, प्लेग, स्टार्टर, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्लीपिंग सिकनेस, डिफिशियंसी ऑफ आयरन के आपको ध्यान में आनी चाहिए। टाइफाइड फीवर के लिए बैक्टीरियल पैथोजन से टाइफाइड फीवर ट्रीट करेगा। पेप्टिक अल्सर जो पेट में छाला हो जाता है, हेलिकोबैक्टीरिया किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था कब, 1665 ईस्वी में। कब, 1665 ईस्वी में। सेल को याद रखिएगा, हम बोलते हैं सेल को आप बोल सकते हैं ईस्वी में। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और 1831 ईस्वी में किए थे। फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल, ये बात बोले थे, फ्लूइड सब्सटेंस। अब हम जानते हैं सेल थ्योरी कौन दिया था, तो सेल थ्योरी आपको स्लाइडेन एंड स्वान दोनों मिलकर दिया था। स्लाइडेन 1838 में बताया था और स्वान 1839 में बताया था। बहुत बढ़िया। प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको जो टर्म दिया था कौन दिया, हुक ने किया था। कब, 1665 ईस्वी में। क्या बना होता है एनिमल में, जो ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, प्लीज समझ लीजिए। यूनिसेलुलर में एक सेल से बना होता है, मल्टीसेलुलर में डबल सेल से बना होता है। ये आपको रटना होगा। यूनिसेलुलर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब यूनिसेलुलर एग्जांपल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। सेल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है, देखिए क्या। इसको आप यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप यूनिवर्सल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। ये मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सिलेक्टिवली अंदर कौन बाहर जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट का पार्ट होता है, याद रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक। अगले ये इसी को समझाया। सोल्यूट के केस में क्या होगा, लो से हाई कंसंट्रेशन ध्यान में आपको आनी चाहिए। अब हम समझते हैं, देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन इसको सूख लेता है। आरईआर समझिए, राइट। आरईआर क्या होता है, देखिए पहला देखिए, रफ इन नेचर में आरईआर क्या होता है, रफ इन नेचर में होता है ना, ठीक है। ड्यू टू, क्यों रफ क्यों होता है आरईआर, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। आरईआर क्यों होता है रफ, क्योंकि ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, याद रखिएगा। राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करता है, तो प्रोटीन, ड्रग एंड पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है, ड्रग एंड पॉइजन को। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, इसका काम था बड़ा, मतलब कि लार्ज लॉन्ग ट्यूबल्स में, मतलब बड़ा। इस में क्या होता है, तो ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, बोलते हैं। और डिफाइन न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब जो करता है वाटर बाय से बना होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में, इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। जब पास स्पोर्स भी होता है न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में एब्सेंट है, बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। मोशन पहले में बताया कैसे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। गोल्गी apparatus में क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन देता है किसको, लाइसोसोम को, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, जिसको आप बच्चे से पढ़े होंगे, सुसाइड वेब ऑफ सेल, इसे लाइसोसोम को बोलते हैं। क्या काम, गोल्गी apparatus याद रख सकते हैं कि बस ये बात ध्यान रखिएगा। गोल्गी apparatus का एक और काम है, कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसको हेल्प करता है। सेल वाल प्लांट में जो बनता है सेलुलोज का बनता है, देखिए प्लांट में सेलुलोज का बनता है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, फंगाई में चिटिन का बना होता है, अब सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया में अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ध्यान रखो। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। चलिए अब हम जानते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या होता है, ये फॉर स्टोरेज सॉलिड और लिक्विड, वो कलरफुल होता है, देखिए। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलरफुल होता है, इसका काम। कैरियोटम का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये याद रखिएगा, माइटोसिस में क्या होता है समझिए। वाइट सेल में जो जाता है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। डायलेक्शन होगा तो मतलब डायलेक्टिक होता है, जिसमें सीएफ का होता है, आपको ध्यान में चाहिए। प्रेशर जनरेटेड बाय ब्लड इज मोर इन आर्टरी, बिल्कुल ऐसा ही है। प्लेटलेट्स का काम क्या है कि ब्लड को क्लोटिंग करना है, बस इतना ध्यान रखिए। प्लेटलेट्स का काम है हेल्प इन क्लोटिंग इन ब्लड। लिम्फ क्या करता है समझिए, लिम्फ कलरलेस होता है, कंटेन लेस प्रोटीन रखता है, लिम्फ बॉडी से हट में जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चलो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। हम बात की आर्टरी, आर्टरी जो होता है सर कैरी प्योर ब्लड ले जाता है और वेन इम्प्योर ब्लड लेता है। कैरी आर्टरी जो है आपको हार्ट से बॉडी की ओर जाता है और वेन जो है बॉडी से हार्ट की ओर जाता है। एक्सेटेड बाय ब्लड ये मोर इन आर्टिकल। कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टोलिक प्रेशर 120 किलो रिएक्शन में डायलिसिस प्रेशर ऐसे होता है। कोरोनरी आर्टरी क्या ब्लॉक होता है, जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं देता है, याद रखिएगा। वाल्व समझिए, इंश्योर करता है ब्लड डजंट रिटर्न इनटू आर्टरियम। वाल्व का क्या काम है कि वाल्व का काम यही है कि इंश्योर करता है कि ब्लड दोबारा ना आए। पल्मोनरी वेन ओनली वेन टू कैरी प्योर ब्लड, याद रखिएगा। पल्मोनरी वेन तो बंदा खुल जाता है लेकिन सबसे पल्मोनरी वेन है। कोरोनरी आर्टरी पंप्स ब्लड टू हार्ट मसल, आपको ध्यान में आनी चाहिए। कैपिलरी क्या करता है, आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन करता है, कैपिलरीज। ब्लड किडनी, नेफ्रॉन का यूनिट क्या होता है, किडनी होता है। नेफ्रॉन का यूनिट किडनी होता है। तो क्या मिलता है, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी मिलता है, ध्यान में आपको आनी चाहिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल सबसे ज्यादा किसमें रेड और ब्लू कलर में होता है, सबको रेड डायरेक्शन में ले जाएगा।
While salt break down into smaller molecules, increasing efficiency is known as, उसको क्या बोलेंगे, emulsification बोलते हैं. First enzyme to mixed with food, जो first enzyme होता है जो mix होता है वो क्या होता है, पेप्सिन होता है. Don't work at acidic pH, उसका नाम है क्या, पेप्सिन और अमाइलेज. आई को फोटो रिसेप्टर बोलते हैं, नोज को ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, टंग को गस्टरी बोलते हैं. ये भी चीज ध्यान में आपको आनी चाहिए. खुद का ओन डीएनए और राइबोसोम किसके पास होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के पास होता है. प्रोटीन होता है ओनली प्लांट सेल में, प्लास्टिड्स होता है. सीने से ब्राउन और स्पाइनल कोड देखने को